हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स में कुमार मन्नू की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं सेशन 2020-22 के लिए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज तीसरा लेक्चर। पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के बारे में बात किया था कि कैसे नीट जेई का कट ऑफ क्या है, किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए, कुछ मोटिवेशन था। दूसरे लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में बातें करी थी, सेकेंड लेक्चर में, कि किस तरीके से एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और उन चैप्टर्स का क्या वेटेज है, कंपटीशन में किस तरीके से वो चैप्टर्स आते हैं और हमें किस तरीके से पढ़ने चाहिए, मैं कितने चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, कुछ इन चीजों पर चर्चा हुई थी। और दूसरे लेक्चर में फिर हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम करना शुरू किया था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने एटम के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि एटम द टर्म गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808, और ये जो एटम टर्म था ये दो शब्दों से मिलकर बना था, ग्रीक भाषा के ए एंड टॉम। ए विच मीन्स नॉट, टॉम विच मीन्स डिवीजन, एटम जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं। तो सेकेंड लेक्चर में एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बातें हुई थी कि एटम में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार बहुत सारे पार्टिकल्स का नाम भी हमने लिया था और लास्ट में कंक्लूड किया था। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स को लेने से एटम का पिक्चर 11th और 12th लेवल पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों को एटम के पिक्चर को सिंपल रखने के लिए मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सबसे बेसिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कंसीडर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम देम ऐसा नहीं है कि अपने सिलेबस में पॉजिट्रॉन या एंटी प्रोटॉन या न्यूट्रिनो नहीं पढ़ना है या मेसॉन नहीं पढ़ना है, कुछ और भी पार्टिकल्स पढ़ने हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसको पढ़ेंगे भी, लेकिन हम लोग फिलहाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल को हमने लिखा था उसके रिलेटिव प्रॉपर्टीज पर। आज एक बार फिर से लेक्चर को वहीं से रिज्यूम करते हैं हम लोग, रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वहां से रिज्यूम करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पर जाएंगे। शुरू करने से पहले एक बार और बोल दें, केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स चैनल को YouTube पर आप सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डालने के साथ आपको मिल जाए। और जी हाँ, एक बात और, जो सेशन 2020-22 के लिए हमारे ऑर्गेनिक बाय कुमुद रंजन सर, फिजिकल केमिस्ट्री बाय आलोक कुमार सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कुमार मन्नू, हम लोगों के द्वारा जो लेक्चर डाला गया है ये हमारे प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो से कंफ्यूज ना हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ही बैनर के वीडियोस फाउंडेशन 2020-22 सेशन के बैचेस के लिए सेम बैनर के वीडियोस हैं और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मौजूद है। बाकी वीडियोस वो नीट 2020, जेईई मेन 2020, एडवांस 2020 उन लोगों के लिए है, 2020 के लिए। लेकिन आपकी जो सेशन है 20-22 वो प्लेलिस्ट में उसके लिए डाली गई है। तो अगर किसी लोग, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, उनकी 2 क्लासेस मिस हुई है, तो आप क्या करें, सबसे पहले हमारे इस चैनल के उस प्लेलिस्ट में जाए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाए और वहां लेक्चर 1 फंडामेंटल, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन क्लास आपका दिया हुआ होगा, लेक्चर 2 फिर वो स्टार्ट किया होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और आज वाली जब आप क्लिक कर रहे हैं ये लिंक, तो ये लेक्चर 3 में यहां पर आपके पास मौजूद है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लें, कभी भी केमिस्ट्री से जुड़ी किसी भी समस्याओं के लिए हम लोगों से बात करें। आइए हम लोग स्टार्ट करें। रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के रिलेटिव प्रॉपर्टीज, तुलनात्मक गुणों पर हम लोग चर्चा करने वाले थे और कर भी रहे थे। यहां इलेक्ट्रॉन हमने लिखा था, एक बार फिर से इसको शॉर्ट रिव्यू कह लें, दोबारा से मैं लिख दे रहा हूं। न्यूट्रॉन, पीछे के लेक्चर को देखेंगे तो उसमें थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग मिलेगी। हमने रिलेटिव प्रॉपर्टीज और चीजों में हमने सबसे पहले इनके डिस्कवरी के बारे में लिखा था,
डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन 1896। इसके लिए इनको 1906 का नोबेल प्राइज मिला था। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड 1900। 1908 का नोबेल प्राइज फिजिक्स का रदरफोर्ड को दिया गया, लेकिन वो फॉर हिज वर्क इन एरिया ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नॉट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मिला था। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932। 1935 का नोबेल प्राइज इनको मिला था, वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मिला था। और हमने एक चीज, बड़ी अच्छी चीज आपको बताई थी, थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक। तो इस तरीके से ये डिस्कवरी था। डिस्कवरी के बाद हम इसके बेसिस पे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा है, याद कीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुई, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुआ, लेकिन उसका एक्सटेंशन था, जैसे उसमें कैथोड परफोरेटेड लिए गए थे, छिद्रदार, और भी कुछ बदलाव किए गए थे। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे, ये भी है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। आप जब, हमने बताया आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको दोबारा इन चीजों से मुलाकात होगी डिटेलिंग। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी किस चीज से? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट। 9th-10th के बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, जब भी बोलो अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट, अल्फा के कणों की बमबारी, तो पता नहीं वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट दिमाग में ले आते हैं। वो अलग चीज है। वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में भी अल्फा का बॉम्बार्डमेंट हुआ था गोल्ड के फॉइल पर, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। हमने पिछले क्लास में इस चीज को आपको बताया था। उस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, और इसकी जो डिस्कवरी है वो है बेरिलियम एटम के न्यूक्लियस पर बॉम्बार्डमेंट, क्योंकि न्यूक्लियस 1902 में आया था और ये 1932 में आया। तो हमने क्या बोला? बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे इनकी डिस्कवरी हुई थी। आप गूगल करें, इन एक्सपेरिमेंट्स को देखें। अगर आपके पास, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, आपको सर्चिंग नेचर का होना चाहिए, सर्च करना चाहिए। किसी चीज को अगर सुनते हैं तो उसके बारे में ढूंढना चाहिए। बहुत लोग इसको समय की बर्बादी समझते हैं, ऐसा नहीं है। खोजी होना एक प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, और ये कैरेक्टर जिसमें डेवलप हो जाए, सर्चिंग नेचर जिसमें डेवलप हो जाए, फिर उसको टीचर की जरूरत भी नहीं रहती है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी टीचर की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आता है, मोटिवेशन के लिए टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई चीज, जैसे अभी हमने बताया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको गूगल पे जाइए और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्च कीजिए और पूरे एक्सपेरिमेंट को एक बार देखिए, शॉर्ट में पढ़िए, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी पढ़िए। अब तीसरे प्रॉपर्टी पर आइए, हम लोग लेते हैं चार्ज। चार्ज दो तरीके की बातें करते हैं, एक एक्चुअल चार्ज, वास्तविक चार्ज, और एक रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज, जब सारे पार्टिकल के चार्ज को हम कंपेयर करें, और एक्चुअल चार्ज हुआ एब्सोल्यूट चार्ज, जो कंप्लीट उसका चार्ज। तो फिलहाल हम लोग एक्चुअल चार्ज लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर ई सिंबल से लिखा जाए तो दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज, अगर आप इसको P लिख दें
तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम। आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। हम उस सिंबल को प्लस माइनस दिखाएंगे, लेकिन रिलेटिव चार्ज में। अभी हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज लिख रहे हैं, कंप्लीट मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर मैं एक चीज बोल दूं, आप फिर गूगल करें उसको। हालांकि न्यूट्रॉन नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नेट है, बट अ न्यूट्रॉन इज सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ सम पॉजिटिव सम नेगेटिव चार्जेस। जैसे एक एटम नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और न्यूट्रल पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन। उसी तरीके से एक न्यूट्रॉन का भी मॉडर्न केमिस्ट्री में, मॉडर्न फिजिक्स में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज का कोर होता है, बाहर में नेगेटिव चार्ज का लेयर होता है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इससे एक्सप्लेन होती है। तो गूगल कीजिए, ठीक है, हमारा सिलेबस नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमने आपको आइडिया दिया, उसको गूगल कीजिए भाई साहब, गूगल कीजिए। न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से न्यूट्रॉन इंबेडेड है, बंधा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से, किस एनर्जी से बंधा हुआ है, वो चार्जेस स्प्लिट हो तो क्या हो, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर खोजी बनिए, सर्चिंग नेचर के होइए। तो न्यूट्रॉन इज, फिलहाल जो आप जानते हैं न्यूट्रल है, तो हमने लिख दिया नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चार्ज के बाद अब आप इन चार्ज को कंपेयर करें, जो ये चार्ज है वही चार्ज ये है, बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इसीलिए दोस्त, जब हम रिलेटिव चार्ज की बात करें वो जीरो है, रिलेटिव तुलना करें तो इसको हमने अगर एक माना, जाहिर सी बात है दोनों सेम है, तो इसको भी क्यों ना एक मान लिया जाए बच्चों, और इसको भी क्यों ना एक मान लिया जाए। तो चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज आर डिफरेंट थिंग्स। चार्ज ये एक्चुअल चार्ज है और रिलेटिव चार्ज कंपैरेटिव है। जब आप तुलना करते हैं, दो लोगों को समान मार्क्स आता है तो बोलते हैं दोनों एक रैंक का, दोनों टॉपर हुआ। तो रिलेटिव चार्ज इज नॉट द एक्चुअल चार्ज। आइए रिलेटिव चार्ज तुलना करना, देखना बच्चों, रिलेटिव चार्ज। हाँ, चार्ज के मामले में मैं यहां लिख सकता हूं E इक्वल्स टू P। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू P। रिलेटिव चार्ज पर बात करें, 1 and 1। हाँ, अब आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, -1 एंड +1, और अभी भी वहां रिलेटिव चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, अब माइनस और प्लस तुलना, कंपेयर हो रहा है, दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, इसीलिए माइनस एंड प्लस हम लोग दिखाते हैं। कॉन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव कंसीडर करते हैं और कॉन्वेंशनली प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो रिलेटिव चार्ज। अब आइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अगले प्रॉपर्टी पर हम लोग चर्चा करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी मास, एक्चुअल मास। फिर हम लोग एक्चुअल और रिलेटिव दो मास ले। मास, एक्चुअल मास देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के मास को Me लिखा हम लोगों ने, देखिए Me इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वीडियो को देखने के दौरान अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। एक मैनर और एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप हमसे जो भी उम्मीद करेंगे, हम हर चीजों को लेकर के आपके सामने रहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसके डिसिप्लिन में रहते हुए कि आप अपने टीचर से किस तरीके से बात करें। तो आप अपने राय, विचार, आपके सजेशंस ऑल आर वेलकम। तो दोस्तों उसको आप टाइप कर सकते हैं। आपको चीजें अच्छी लग रही हो, सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हो, तो टीचर को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे अगर जब देखें तो उन्हें भी ये देख करके समझ में आए कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। और वाकई ये फर्ज होता है जिस तरीके से टीचर का बच्चों को लेकर के, कि आप अगर अच्छा करते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो टीचर भी अगर अच्छा करे तो टीचर नीड्स अप्रिशिएशन, योर अप्रिशिएशन।
तो आप फिर भी कोई सलाह हो, जैसे पिछले क्लास की मैं बात कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने लिखा कि सर लेटर्स थोड़े बड़े होने चाहिए, तो आज मैं रिलेटिवली थोड़ा बड़ा लिख पा रहा हूं। एनीवेज, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन पे बात कीजिए, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। आइए मास ऑफ न्यूट्रॉन की बातें कीजिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। मतलब ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास सेम है, ये देखिएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम दिख रहा है, क्योंकि पावर में जो आप ऊपर लिखते हैं, अगर उस एक्सपोनेंट में वहां पे वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा हो तो वो वैल्यू छोटा होता है। ये हुआ 1/10 टू द पावर 31, ये हुआ 1/10 टू द पावर 27, तो ये दोनों लगभग बराबर है। थोड़ा सा वैल्यू वाइज न्यूट्रॉन ज्यादा है, थोड़ा सा। हम डेसिमल के सेकंड डिजिट तक ही लेते हैं, थर्ड डिजिट पर जाएंगे तो और क्लैरिटी के साथ और चीजें दिखती हैं, आप गूगल करके वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल यहां से क्या कंक्लूजन लिया हम लोगों ने? Mass of neutron Mn is greater than or equals to mass of proton Mp, and both of them are much very larger than mass of electron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास एटम में लगभग बराबर है, थोड़ा सा स्लाइटली न्यूट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों से काफी कम है, ये आपको पता भी होगा। अब हम लोग अगले पेज पर इस रिलेटिव मास को लेके आते हैं और कंपेयर करते हैं कि कितना मास में डिफरेंस रहा प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन के, क्या किस तरीके से रिलेटिव मास वैरी करेगा। ये चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए अब यहां पर तीनों के मास को कंपेयर करने के लिए हम लोग करते क्या है, क्यों ना मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो लिया जाए। Mp इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड Me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप रेशियो लें तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम और डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये रेशियो 1836:1 होता है। डिवाइड करेंगे तो आएगा, कैलकुलेटर से करके भी देखिए। तो प्रोटॉन का मास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 टाइम हुआ, 1836 गुना। आप इस चीज को पता नहीं कितना सीरियसली लें, कितना सीरियसली समझे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवी है। इस बात को आप कितना सीरियसली लेते हैं, यह समझने की जरूरत है। आप सोचिए, आपका मास अगर औसतन 50 केजी है मान लिया जाए, तो आपसे 1836 टाइम्स ज्यादा, चलो आप अप्रॉक्स 2000 ले लो, 2000 टाइम्स ज्यादा आपके मास से कितना मास हो गया? तो 50 केजी आपका और 2000, मतलब 2000 इंटू 50, मतलब 1 लाख किलोग्राम। अगर आप इसको अनुमान लगाएं तो ये तकरीबन लगभग 40 प्लस 40 प्लस एलिफेंट का मास है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इंसान का औसत मास अगर 50 किलोग्राम लिया जाए और एक हाथी का औसत तन मास अगर 2000 किलोग्राम लिया जाए, हाथी मतलब एक औसत मास की बात हो रही है जिसमें कम ज्यादा सभी का एक एवरेज की बात हो रही है। तो एक एलिफेंट, एक इंसान से, एन एलिफेंट इज 40 टाइम्स हैवियर देन अ मैन। एक आदमी से वो 40 गुना भारी है। तो सोचिए 2000 टाइम्स, लगभग 2000 टाइम्स हैवी होने के लिए ऐसे ऐसे तकरीबन 40 से 50 हाथी चाहिए। तो सोचिए जरा, सोचिए एक इंसान का वजन और आपके रिस्पेक्ट में 40 हाथियों का वजन, एलिफेंट का वजन कितना मैटर करता है।
एटम में यही हिसाब किताब है इलेक्ट्रॉन के मास का और ये प्रोटॉन के मास का। यहां पर प्रोटॉन के साथ तो न्यूट्रॉन भी है दोस्त, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। तो जरा अनुमान लगाओ कि ये जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, इसका मास तो कुछ है ही नहीं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का दोनों उस न्यूक्लियस पर है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है, दो बातें। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन के मास को आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में नगण्य मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। किसके मास को? इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास की तुलना में क्या मानोगे? नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करोगे उसके मास को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटम में वो न्यूक्लियस में जो छुपा हुआ मास है, वो मास इतना ज्यादा है बाकी हिस्से की तुलना में, क्या बाकी हिस्से के मास को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, नजरअंदाज भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स भारी हो गया। 1836 और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो सम है, वो इलेक्ट्रॉन से तो मिनिमम डबल है ना जी, मिनिमम डबल। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के या तो बराबर होता है या ज्यादा होता। सबको पता है, कार्बन 12 लेते हो तो बोलते हो बेटा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन 2000 टाइम्स हैवी है। अब सोचो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, अब प्लस उतना न्यूट्रॉन। तो आप दो बातें क्या क्या बोलोगे? पहली बात, इलेक्ट्रॉन का मास सर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में सर नेग्लिजिबल है। और दूसरी बात क्या बोलोगे? एटम का इंटायर मास करीब करीब न्यूक्लियस में केंद्रित है। तकरीबन लगभग सारा मास न्यूक्लियस में केंद्रित है, वहां पे सेंटर्ड है। चलिए दोनों बातों को लिखते हैं। 10 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब हुआ नगण्य, जिसको आप बोलते हो नहीं के बराबर। नेग्लिजिबल रिलेटिव टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, Mp प्लस Me लगभग बराबर रह गया Mp के। Mn प्लस Me लगभग बराबर रह गया Mp Mn के। प्रोटॉन के मास में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं पर रह गया। न्यूट्रॉन के मास में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं रहा भाई। और दूसरी बात क्या बोला हमने? क्या बोला दोस्तों? न्यूक्लियस का मास एटम के बाकी हिस्से की मास की तुलना में बहुत ज्यादा है, या बाकी हिस्से का मास नगण्य है। ऑलमोस्ट, करीब करीब, इंटायर मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। करीब करीब अगर बात की जाए, इंटायर पूरा, लगभग पूरा मास एटम का सेंटर्ड, केंद्रित है कहां पर? इनसाइड, अंदर। किस चीज के अंदर? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। तो अब यहां पर फिर एक बार रिलेटिव मास की चर्चा करें। रिलेटिव मास, आ जाइए। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर है। तो जब रिलेटिव मास लिखा जाए, तो प्रोटॉन के मास को 1 लिखा जाए, न्यूट्रॉन को मास को 1 लिखा जाए। क्यों लिखा जाए रिलेटिव मास 1? सोचो, क्योंकि ये दोनों मास इस बार सेम है, बराबर है। जैसे आप किसके मास को लिख रहे थे? चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और प्रोटॉन के चार्ज को आपने बोला सेम है, इसलिए दोनों को 1 लिया। तो इस बार मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए दोनों 1 हुआ। अब आइए इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा फिर 1/1836 न रहे, और 1 में जब 1836 से डिवाइड करोगे तो तकरीबन 0 आया, लगभग 0। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 यूनिट। तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन इज दस अ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, रिलेटिव नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट मास, रिलेटिव मास। इलेक्ट्रॉन एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास 1 यूनिट नेगेटिव रिलेटिव चार्ज है और 1 यूनिट रिलेटिव मास है। प्रोटॉन एटम का वो सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ जिसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव रिलेटिव चार्ज है और 1 यूनिट रिलेटिव मास है। न्यूट्रॉन एटम का वो सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ जिसके पास 0 यूनिट रिलेटिव चार्ज है और 1 यूनिट रिलेटिव मास है। अब इन चीजों को हम आगे लिख रहे हैं, आप देख लीजिए अच्छे से इसको, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। और हां, हर दिन के लेक्चर को आप सेम उसी डेट में रिकॉर्डिंग को देख करके आप स्क्रीनशॉट को लेकर के उससे नोट कर ले। ये बेहद बेटा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप छोड़ते चले गए तो ये चीजें पड़ी रहती चली जाएंगी। तो नजरअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं करना है, आपको बहुत फोकस रहना है, ध्यान देकर के पढ़ना है। हर एक लेक्चर को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, उसको अच्छे से पढ़िए। समय से जो हमारा लेक्चर का टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर पहुंच जाया कीजिए। हम लोग डेफिनेटली अच्छे डिसिप्लिन के साथ वहां डाल देंगे, सेम टाइम पर वीडियो रिलीज होगी तो होगी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग अब इस तरीके से लिखते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। डेफिनेटली अब आप समझ रहे हैं कि ये जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है ये कौन सा चार्ज है? रिलेटिव चार्ज। कभी भी एक्चुअल चार्ज ना बोले कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज -1 है, वो रिलेटिव चार्ज है। आप यहां पे लिखेंगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप समझ रहे हैं कि ये भी जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेटिव चार्ज है, और आप बोलेंगे 0 यूनिट चार्ज। अब मास की भी बातें की जाएगी साथ में, एंड 1 यूनिट मास, U फॉर यूनिट, एंड 1 यूनिट मास एंड 0 यूनिट मास। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज, एक्चुअल चार्ज, रिलेटिव चार्ज, मास, रिलेटिव मास प्रॉपर्टी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तीनों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी है स्पिन, जो तीनों के लिए सेम बोला जाता है, हाफ, मैग्नीट्यूड इज अगेन हाफ एंड मैग्नीट्यूड इज अगेन हाफ। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्पिन का मैथमेटिकल मीनिंग आपको उस समय में समझ में आएगा। अभी आप जानिए, यही एक प्रॉपर्टी है जो आप ले दे के कह सकते हैं कि तीनों का सेम है। अदरवाइज आपने तीनों की डिस्कवरी देखी, अलग अलग लोगों ने किया, आपने तीनों का चार्ज देखा, अलग अलग चार्ज है, आपने तीनों का रिलेटिव चार्ज देखा, वो भी तीनों का सेम नहीं है, आपने तीनों का मास देखा, वो भी सेम नहीं है, आपने तीनों का रिलेटिव मास देखा, वो भी सेम नहीं है। लेकिन स्पिन हाफ, हाफ और हाफ। हाँ, जानने की इच्छा जरूर होगी, गूगल कीजिए इलेक्ट्रॉन के स्पिन के हाफ का क्या मतलब होता है, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सिलेबस की चीजें नहीं, इसलिए अभी हम उस पर फोकस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का साइज आज भी कंफर्म नहीं किया गया है। अब एटम के नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साइज पर बात कर रहे हैं। प्रोटॉन का वहीं पर एक रेडियस डिफाइन किया गया है। एक ऑर्डिनरी प्रोटॉन, ऑर्डिनरी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ऑर्डिनरी फ्री, अलग, सेपरेट प्रोटॉन का रेडियस 10⁻⁻12 सेंटीमीटर है। अच्छे समझिएगा, ये साइज, प्रोटॉन की साइज, और इसका साइज एक बार फिर 10⁻12 सेंटीमीटर है। ठीक से देखिए,
इलेक्ट्रॉन के साइज के बारे में आज तक कोई चर्चा ऐसी नहीं हुई है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस डिफाइन किया जा सके, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। अब 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, 10⁻12 सेंटीमीटर, ये एक प्रॉपर्टी हमने लिखा साइज। अब लिखते हैं हम लोग सिंबल। आइए सिंबल पे काम करें। रिप्रेजेंटेशन। सिंबल जब भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का लिखा जाता है, तो मान लीजिए कि वो पार्टिकल अगर आई है, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो नीचे लिखा जाता है उसका रिलेटिव चार्ज और ऊपर रिलेटिव मास। क्या बोला हमने, फिर से देखा जाए। जब भी किसी पार्टिकल का सिंबल लिखा जाता है, पॉजिट्रॉन का लिखो, न्यूट्रॉन का लिखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, किसी का भी, तो नीचे लिखा जाता है लेफ्ट साइड नीचे सबस्क्रिप्ट वाले जगह पर आरसी मतलब रिलेटिव चार्ज, और लेफ्ट साइड सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाली जगह पर लिखा जाता है आरएम मतलब रिलेटिव मास। तो आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं, देखना बेटा अच्छे से। सिंबल, पहले पार्टिकल इज ई, पार्टिकल इज पी, पार्टिकल इज एन। आइए अब रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पढ़ा अभी, क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिव चार्ज -1, और रिलेटिव मास क्या पढ़ा, दिमाग पर जोर डालो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया। रिलेटिव मास क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉन के लिए, 0। आ जाइए प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए रिलेटिव चार्ज क्या पढ़ा आपने, +1, और रिलेटिव मास क्या पढ़ा, 1। आइए न्यूट्रॉन के लिए रिलेटिव चार्ज 0 एंड रिलेटिव मास 1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये सिंबल हम लोगों ने डिफाइन किया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इस तरीके से हम लोग रिलेटिव प्रॉपर्टीज पर थे। हम लोगों ने बहुत सारा चीज डिस्कस किया। सिंबल में हम लोग लिखना सीखे। सिंबल में और आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपको पॉजिट्रॉन लिखना हो, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, तो 1932। अगर पॉजिट्रॉन लिखना हो तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास जैसा ही एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के मास जैसा ही एक पार्टिकल जो चार्ज में एंटी नेचर हो, अपोजिट नेचर हो। तो आप क्या लिखोगे अब पॉजिट्रॉन का सिंबल, सोचो। -1 जहां पे है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -1 की जगह यहां पे क्या लिखोगे, +1 और ऊपर 0। देखो कितना आसान। पॉजिट्रॉन इज बेसिकली द एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का। तो एंटी चार्ज को पलटिए, -1 से +1 ऊपर 0। तो अगर दोस्त मैं बोलूं कि बेटा एंटी प्रोटॉन का भी क्यों ना लिख दिया जाए सिंबल, तो बोलो क्या लिखोगे, प्रोटॉन इज पी, एंटी पार्टिकल प्रोटॉन का। तो चार्ज को +1 से क्या करोगे चेंज करके, बोलो -1 ना, हाँ ये लो -1 और ऊपर 1। इस तरीके से अगर चाहे तो आप और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उस पर भी ज्यादा काम नहीं करना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब इसके बाद एक बार फिर से एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक बार फिर से देखें और न्यूक्लियस के साइज, एटम के साइज पर कुछ चर्चा करें। इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूं सामने से। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सीखने के बाद अब एक बार फिर से एटम पर पहुंचते हैं। ये आपका हमने एक एटम चलिए ड्रॉ किया, ये बीच में हमने एक न्यूक्लियस लिया। एटम का कॉन्सेप्ट डाल्टन ले लाया 1808 में। ये बीच में हमने यहां पे न्यूक्लियस लाया। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवरी है न्यूक्लियस की। और एक्सपेरिमेंट कौन सा था, यही वाला, वो गोल्ड फॉइल वाला है। बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कहां पे, ऑन गोल्ड फॉइल। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको पढ़ना है, आपने 9th 10th में भी पढ़ा था, और 11th में जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ना, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सिखाई जाएगी। न्यूक्लियस
कब लाया गया? 1902। एटम 1808, न्यूक्लियस 1902, ऑलमोस्ट एक साल, 100 साल। अब इस न्यूक्लियस में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें हैं? रखना, होना, उसके अंदर समाना। बोलिए क्या क्या सब चीजें हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप लोग पढ़े 9th 10th में, न्यूक्लियस का हिंदी नाभिक होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअली न्यूक्लियस कोई किसी तरीके का बैग नहीं है, झोला नहीं है, सैक नहीं है। न्यूक्लियस कोई सैक नहीं है कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस झोले में डाला हुआ। एक्चुअली न्यूक्लियस एक जगह है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां बंधे हुए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंबेडेड है, वहां रिपल्सन को मिनिमाइज करता। वही मैंने बोला अभी, न्यूट्रॉन का मॉडल आप पढ़ेंगे ना, मॉडर्न मॉडल, तो न्यूट्रॉन के मॉडर्न मॉडल में बाहर नेगेटिव चार्ज का लेयर होता है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज का लेयर, तो उससे प्रोटॉन को बांधने में सहूलियत होती है। तो प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को न्यूट्रॉन मिनिमाइज कर देता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को न्यूट्रॉन मिनिमाइज कर देता है, और सिर्फ मिनिमाइज ही नहीं करता है, एक्चुअली उनको बांधता भी है, क्योंकि प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स में बाहर होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसको बांधता भी है। इसीलिए बहुत छोटे से वॉल्यूम में न्यूक्लियस समाया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन समाया हुआ है। एनीवेज हम चर्चा करते हैं और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या सब चीजें हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो आपका एटम है, एटम का रेडियस, त्रिज्या, ये लीजिए, रेडियस ऑफ एटम 10 to the power -10 मीटर, जिसको आप एंगस्ट्रॉम बोलते हो। 10 to the power -10 मीटर को आप एंगस्ट्रॉम बोलते हो। तो एटम का रेडियस 10 to the power -10 मीटर है। दोस्त हम आपको समझाएं इस बात को, एटम आप 2 सेल का लो तब भी 10 to the power -10 मीटर में रेडियस होगा। एटम आप 3 सेल का लो तब भी 10 to the power -10 मीटर में होगा, और एटम अगर 6 सेल का लोगे तब भी 10 to the power -10 मीटर में ही होगा। ठीक है, तो किसी भी एटम के डायमेंशन को अगर मेजर करना हो, मापना हो, तो एटॉमिक डायमेंशंस आर मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक डायमेंशंस आर मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। इस बात को हम लोग लिखेंगे भी, आप यहां एग्जांपल में लिख भी सकते हैं। अगर आप लिथियम लें 1.21 एंगस्ट्रॉम, अगर आप सोडियम लें 1.57 एंगस्ट्रॉम, अगर आप लेड लें, लेड में 6 सेल है, सोडियम में 3 सेल है, लिथियम में 2 सेल है, तब भी 1.45 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक डायमेंशंस आर मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक डायमेंशंस आर मेजर्ड, मेजर करना, मापना, आर मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, 10 to the power -10 मीटर। अब आइए न्यूक्लियस पर। ये जो न्यूक्लियस है यहां, चलिए ये हम बना लिए न्यूक्लियस। अब इसका भी अपना एक रेडियस है, न्यूक्लियस का भी अपना एक रेडियस है। वो रेडियस है 10 to the power -15 मीटर, जिसको आप फर्मी बोलते हैं। तो अब एक बार फिर से, जैसे हमने बोला कि कोई भी एटम ले उसका साइज एंगस्ट्रॉम में ही जाएगा, हमने अलग अलग एटम लेके उसके कोवेलेंट रेडियस को लिखा है, सारा एंगस्ट्रॉम में ही है। उसी तरीके से किसी भी एटम का न्यूक्लियस ले, लेड का ले 6 सेल वाले एटम का न्यूक्लियस, कि लिथियम का ले 2 सेल वाले एटम का न्यूक्लियस, हर किसी का रेडियस एक बार फिर से 10 to the power -15 मीटर के ही ऑर्डर में होगा, जिसको हम लोग फर्मी बोलते हैं। फर्मी, न्यूक्लियर डायमेंशंस आर मेजर्ड इन फर्मी। न्यूक्लियर डायमेंशंस आर मेजर्ड इन फर्मी, 10 to the power -15 मीटर। तो यहां पे ये न्यूक्लियस, जिसका कि
क्या बोला गया रेडियस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। चलिए इसको यहां बना दिया, ये लिख दिया r, और यहां पे हम लोग इसको लिख दे रहे हैं r इक्वल्स टू, तो एटॉमिक डायमेंशंस, एटम का साइज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, याद रखेंगे आप, एटम का साइज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। चाहे एटम बड़ा हो या छोटा, उसी रेंज में, उसी ऑर्डर में उसके साइज होंगे। एटम बड़ा हो या छोटा, उसके न्यूक्लियस का साइज भी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ही ऑर्डर में होगा। इस पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनके वॉल्यूम की चर्चा करें, कंपेयर करें और भी कुछ चीजें उसको डिस्कस करें। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट रहा हूं सामने से। तो आइए आपके सामने हमने एटम का पिक्चर एक बार फिर रखा है और फिर से अपने को वो चीजें समझनी है। रेडियस एटम का लिख दिया हमने 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, रेडियस न्यूक्लियस का लिख दिया हमने 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। आप समझ सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये 10 टू द पावर 5 टाइम्स का फर्क है। अगर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो और सही से आप जान पाए और सही से इसको समझ पाए। तो आइए हम लोग रेशियो ऑफ वॉल्यूम लेते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इनके आयतन का अनुपात। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम इज टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। स्फेरिकल चीजों का वॉल्यूम आप 4/3 पाई आर क्यूब से लिखते हैं। तो अगर हम लोग एटम के वॉल्यूम के लिए 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का क्यूब करें, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का क्यूब करें हम, ये 15 है, तो 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 45 मीटर क्यूब। अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आया, 10 टू द पावर 15:1 आया कि नहीं, 10 टू द पावर 15:1। Therefore, volume of atom is 10 to the power 15 times larger than volume of nucleus। अब इस बात को एक बार फिर वैसे ही सोच के देखिए जैसे कि आप क्या सोचे थे इस बात को। मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो 1836 टाइम्स का डिफरेंस था। ये जो रेशियो था ये बहुत बड़ा था। एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना भारी होना प्रोटॉन का हमने बताया। ये ठीक वैसा ही जैसे कि इंसान के मास के रिस्पेक्ट में 40 हाथियों का वजन है। उसी तरीके से अब इस रेशियो को भी फील कीजिए। एक एटम और उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10 टू द पावर 15 टाइम्स का ये डिफरेंस है। इसको आप ऐसे रियलाइज कीजिए, क्रिकेट के एक बॉल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अर्थ का वॉल्यूम करीब क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट के एक बॉल को आप अर्थ के सेंटर पर ले जाके रख दे और सोचे अब इस अर्थ को कि ये अर्थ एटम है, सोचिए कैसी फीलिंग आएगी। कोई वजूद ही नहीं है इस अर्थ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेडियम बन जाए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल रखे जाए और एक क्रिकेट बॉल को बीच में सेंटर पे रख के समझे उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इस अर्थ का वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे इस बात को समझिए। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वंस अगेन, जैसे मास पर था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ एटम। सो वॉल्यूम ऑफ nucleus is negligible relative to volume of atom। एटम के मास की तुलना में न्यूक्लियस का मास नेग्लिजिबल है। एटम के मास की तुलना में न्यूक्लियस का मास इस तरीके से नेग्लिजिबल है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास चार्ज प्रॉपर्टीज पर भी चर्चा की है। और एटम में हमने दिखाया कि न्यूक्लियस जो एक्सट्रीमली स्मॉल है,
एक्सट्रीमली स्मॉल है। जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए हैं, तो आप उस कमरे को, बड़े से कमरे को अगर आप एटम मान ले, तो उसके अंदर धूल का एक छोटा सा छोटा कण जो आपको नहीं दिखाई देता है, उससे भी छोटा होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, लेकिन उसमें मास बहुत ज्यादा है। किसकी वजह से ज्यादा है? तो वो मास बहुत ज्यादा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद एक मॉडल तैयार किया था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अलग अलग समय में एटम के बारे में लोगों ने अलग अलग जानकारियां दी, जैसे डाल्टन ने दिया, फिर उसी तरीके से बहुत सारी जानकारियां दी गई। तो हम यहां पे आपको लिखते हैं, आप इसको गूगल करके खुद से पढ़िए, कुछ चीजों को खुद से भी करना चाहिए। सारी चीजें टीचर पर कभी भी मत छोड़ा कीजिए, ऐसे में आपकी अपनी जो शार्पनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, तो सर्चिंग नेचर के थोड़ा होइए। कुछ चीजों को मैं लिख देता हूं, आप उसको क्या करेंगे? खुद से करेंगे। कुछ काम को आप खुद से करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके लिए जो होमवर्क मैं छोड़ रहा हूं, जिसको आपको खुद से करना है, उसको आपको देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, अच्छे से पढ़िए इन चीजों को। मैंने लिखा है माइलस्टोन्स। माइलस्टोन आप समझते हैं, बड़ी चीजों को बोलते हैं, मील का पत्थर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो माइलस्टोन्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के संबंध में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें बोली गई, उसके बारे में हमने लिखा है, जिससे एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डेवलप हुआ धीरे धीरे। तो सबसे पहला एटम का डिस्कवरी 1808 में होना। उसके बाद जो कुछ बड़ी चीज हुई वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी है, 1896 में आना। उसके बाद जो एक बड़ी चीज आई वो प्रोटॉन डिस्कवरी है, 1900 में आना। उसके बाद जो कुछ बड़ी चीज हुई वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रही। आप यहां पर इससे पहले एक बार ये लिख सकते हैं, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल डाला 1900 में ही, प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कहलाया प्लम पुडिंग मॉडल। आप लोग सुने होंगे 9th में। कुछ ही दिनों बाद जस्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई 1902, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आ गया। किनका? रदरफोर्ड का। न्यूक्लियस के बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये कहलाया। कब आया दोस्तों? ये 1909। आप अच्छे से देखिए, 1808 से आप 1909 में पहुंच चुके हैं, 100 साल का सफर। इसके बाद आइए 1909 में ही ठीक फिजिक्स में एक बहुत बड़ी चीज हुई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, थॉमसन ने जिस समय इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, उस समय में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता चला था। उस समय इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पता चला था, जो अगले क्लास का अपना टॉपिक होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज नहीं, चार्ज, वो स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश, वो अलग चीज होता है, उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताना, आर.ए. मिलिकन ने बताया था। फिजिक्स साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पता करने के लिए। तो यह भी एक बड़ी घटना 1909 में हुई। इसके जस्ट बाद, कुछ सालों बाद, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को रिजेक्ट किया गया बोर के द्वारा। तो आया हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल कब? 1913 में बोर साहब का सेल वाला जो आपने मॉडल पढ़ा होगा। अब देखिए किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। इसके बाद आइए, फिर आ गया क्वांटम मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन को वेव का दर्जा मिल गया, और बोर मॉडल को वो चीजें फिर काटती चली गई, और फिर एक नया मॉडल स्टैब्लिश हुआ, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसमें हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको। तो आइए
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये 1925-26 में इंट्रोड्यूस हुआ फिजिक्स में। अब यहां पर वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को दिया गया, फिर पार्टिकल नेचर पहले से ही था, तो दोनों नेचर इलेक्ट्रॉन को मिल गया। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ये चीजें 9th-10th में आपने कभी नहीं देखी होंगी। इलेक्ट्रॉन को वेव का नेचर मिल जाना, इलेक्ट्रॉन को भी एक वेव समझा गया। जब एटम में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मूवमेंट में, एक्चुअली डिलोकलाइजेशन में, तो उस समय उसको वेव कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं कि उसके पास वेव का नेचर है। तो ये, और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आ गई 1932। जेम्स चैडविक। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैं यहां पे कुछ काम दे दूं और बेटा उसको बहुत ईमानदारी से काम को करना होगा। आप सारी चीजें टीचर पर नहीं फेंक सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हैं। हम आपके वैसे हिस्सों को, ज्यादातर हिस्सों को कवर करेंगे, लेकिन सारी चीजें, सारी छोटी छोटी चीजें कवर होनी संभव नहीं है। तो कुछ काम आपको दिया जा रहा है, आप इसको एकदम कीजिए ईमानदारी से, और जितना आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, आपका लक्ष्य उतना आसान होगा। आईआईटी हो या नीट हो या एम्स हो, उसका एक रैंक हो, या इंटरनेशनल ओलंपियाड हो, चाहे केमिस्ट्री को हो कि फिजिक्स की हो कि कोई भी लक्ष्य इंसान के विल पावर से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। विल से कुछ नहीं होता है, विल पावर इज एवरीथिंग। विल इच्छा होती है और विल पावर इच्छा शक्ति होती है। तो सोचता हर कोई अच्छा है, विल सबके पास है कि हो जाए, लेकिन विल पावर ये बहुत कम लोगों के पास है। विल पावर को डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं कि आप किसी भी काम में अनुशासन बरकरार रखते हैं और किसी भी उस काम में अनुशासन के साथ साथ निरंतरता बरकरार रखते हैं, रेगुलरिटी बरकरार रखते हैं, तो अपने आप आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आते चला जाएगा और विल पावर स्ट्रांग होते चले जाएगा। तो विल पावर एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता। विल पावर स्ट्रांग होता है रेगुलर डिसिप्लिन फॉलो करने से और रेगुलरिटी के कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने से, रेगुलरिटी को मेंटेन करने से। ठीक है, तो क्लासेस एकदम रेगुलर करें। किसी भी क्लास को आगे बढ़ा करके, किसी भी क्लास को जो हम लोग आगे बढ़ा करके देखते हैं, ऐसे 10 मिनट खिसका दिए, 5 मिनट, ज्यादातर लोग वीडियो को क्या करते हैं, पढ़ते कम है, आगे बढ़ा के देखते ज्यादा है। तो इन चीजों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं हम आपको देने के लिए। हमने आपको बोला था कि 15 डेज के फ्री क्लासेस के बाद हम आपको क्लासरूम में लाएंगे। आप लाइव सेशन में वहां पर जूम मीटिंग ऐप के साथ, या आप गूगल मीटिंग ऐप के साथ, या जियो मीटिंग ऐप के साथ आप वहां पर हमसे लाइव हम लोगों से सीख पाएंगे। तो आखिर कहां से सिखाएंगे? पहले लेक्चर से नहीं सिखाएंगे। ये 15 दिनों की जो आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है, जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे हम लोग डाल रहे हैं, इसके बाद ही ना बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको तो आप कवर करके रखेंगे, अदरवाइज वहां पे आने के बाद आप गड़बड़ हो जाएगा, फंसने लगेंगे धीरे धीरे। तो रेगुलरिटी से इस चीज को हल्के में ना ले, सीरियसनेस के साथ आप इस पर काम करें। लेक्चर्स को देखें, देखने के बाद स्क्रीनशॉट को नोट करें और रिवाइज करें। अगले दिन क्लास में आने से पहले रिवाइज करें, और जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसको बेटा करना शुरू कीजिए। आज क्या होमवर्क दे रहे हैं? कुछ चीजों का इसमें से पढ़ने के लिए इनको आपको हम दे रहे हैं कि वो आपको खुद से पढ़ना है। क्या क्या? सबसे पहला एक मैं दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, आप थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। ये हमने आपको होमवर्क दिया। आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 11th में भी थॉमसन एटॉमिक मॉडल मिल जाएगा आपको। आपके पास और कोई केमिस्ट्री की बुक 9th-10th वाली में मिलेगी, लेकिन अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी 11th से पढ़ें, या फिर आप गूगल पे पढ़ें। अगर पढ़ सकते तो गूगल से भी कर सकते हैं। एक ये दिया हमने, एक दिया आपको रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये और बाकी चीजों को हम लोग धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री में भी डिस्कशन होगा और हम लोग बाकी चीजों को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए ये 2 होमवर्क के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। बार बार ये बोलना चाहेंगे, केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स में आप रेगुलरिटी के साथ क्लास करें, डिसिप्लिन के साथ क्लास करें, अपनी सलाह दें, अपनी चीजों को रखें, कमेंट बॉक्स में डिसिप्लिन के साथ हम लोगों से बात करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इस मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं स्पेसिफिक चार्ज और कुछ नए नए न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक इवेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।